नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप देख रहे हैं द नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक राजनीति से अलग एक दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम जॉर्ज ऑरवेल की, जो मिलेनियम लेखक हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में हुआ था, लेकिन मोतिहारी उनकी कर्मस्थली नहीं थी, जन्मस्थली थी। जब वो 1 साल के थे तभी अपने परिवार के साथ वो लंदन चले गए थे। जॉर्ज ऑरवेल की 2 प्रख्यात पुस्तकें हैं जो सभी लेखकों और बुद्धिजीवियों के जुबान पे रहता, 1984 और एनिमल फार्म। दरअसल जॉर्ज ऑरवेल पत्रकार भी थे, बहुत बड़े पत्रकार थे। बीबीसी लंदन के साथ उनका जुड़ाव था। ऑरवेल तानाशाही के घोर विरोधी और जनतंत्र तथा मानवाधिकार के प्रबल समर्थकों में से एक थे दुनिया भर में। और वो दरअसल अधिनायकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहते थे। उसके लिए उन्हें बड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। फिलहाल 2 कमरों के उस घर की हालत बहुत जर्जर है जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था। उनके फादर यहाँ पे सिविल सर्वेंट थे, तो लेकिन 1 साल के बाद ही जाना पड़ा था जब उनका जन्म हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बहुत पहले यहाँ आए थे और उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी कि उस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा और वहाँ पे पार्क बनाया जाएगा, पुस्तकालय बनाया जाएगा और पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। अभी भी लोग वेट कर रहे हैं। मोतिहारी के लोग जो है इंतजार में है कि कब उनकी यह घोषणा जो है वो जमीन पर उतरती है, तो इसको आगे देखा जाएगा। दरअसल इतिहास में उनका नाम जब भी लिया जाएगा तब मोतिहारी का नाम स्वतः ही आएगा, उनके जन्म के कारण। आखिर प्रेमचंद के जन्म स्थान लमही और रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान था सिमरिया, उसे भी लोग देखने जाते हैं। जन्म स्थान का एक अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, वहां लोगों को प्रेरणा मिलती है। वह एक पर्यटन का विशेष केंद्र बनता है। बिहार में कई ऐसी जगह हैं। मैला अंचल के जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनके घर को भी लोग देखने जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता है कि वह घर कितना विशाल रहा होगा। उसका मतलब ये होता है कि यह घर है जहां पर इस हस्ती की पैदाइश हुई थी। जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म और 1984 जैसे बेहद महत्वपूर्ण और सफल राजनीतिक उपन्यास लिखे। वो राजनीति को केंद्र में रखकर साहित्य रचने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने लेखकों में से एक थे। ब्रितानी पत्रकार इयान जैक ने 1983 में पहली बार जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थान का पता लगाया था। जॉर्ज ऑरवेल की विशेषता एक यह भी थी कि उनके पिता स्वयं उपनिवेशवादी सरकार में काम करते थे, सिविल सर्वेंट थे जॉर्ज ऑरवेल के पिता। तो इसलिए यह एक विरोधाभास है उनके चरित्र में भी कि उनके पिता तो उसमें काम करते थे, खुद उन्होंने भी ब्रिटिश पुलिस में काम किया था और वर्मा में अपनी सेवाएं दी थी ब्रिटिश पुलिस में। तो एनिमल फार्म को छपवाने के लिए भी उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। यह किताब 1945 में आई थी और इस किताब में उन्होंने स्टालिनवाद पर तंज कसा था। एक ही साथ जॉर्ज ऑरवेल स्टालिनवाद, अधिनायकवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इन सब का विरोध करते हैं। एक तरह से यह दोनों तीनों धाराएं भारत में भी रही हैं या हैं, कमोबेश हैं। स्टालिनवाद के जो समर्थक थे वो तो लगभग नगण्य हैं, बहुत कम होंगे या नहीं होंगे। और दूसरे वाले भी हैं जो नाजीवाद को पसंद करते हैं या उनके समर्थक हैं या उनके हितैषी हैं या कभी कभार उनकी बात कर लेते हैं, वो भी हैं। लेकिन भारत जो है यहाँ पे बहुत सारी विचारधाराएं हैं, तो एक विचारधारा कोई हो और यहाँ स्थापित हो जाए ऐसा माना नहीं जा सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता। भारत में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वे हिटलर के नाजीवाद, मुसोलिनी के फांसीवाद और स्टालिन के स्टालिनवाद के भी खिलाफ थे। तीनों को ही मानवता का संकट मानते थे। वो किसी भी तरह के अधिनायकवाद के खिलाफ थे। मानवीय मर्म को समझने वाले लेखक ऑरवेल जहां बेहतरीन साहित्यकार थे, तो समय से पहले कुछ बातों को भांप लिया करते थे। दरअसल वो पत्रकार भी थे और पत्रकारों का यह गुण हो सकता है, अगर वो बहुत बेहतरीन पत्रकार हो तो, कि वह समय से पहले कुछ चीजों को जमीन पर रहकर देखे और भांप ले। पत्रकार के नाते उन्होंने बिग ब्रदर की बात की थी, जो उसमें कहा गया उनके द्वारा कि
कोई आपकी सारी हरकतों को और सारे कामों को देख रहा है, सारी गतिविधियों को देख रहा है और वह इसे बाधित करने की कोशिश करेगा। बिग ब्रदर के कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बात कही थी। ऑरवेल अपनी इस किताब में बिग ब्रदर इज वाचिंग यू, आपने गाना सुना होगा समबडी वाचिंग, उसी में प्रोग्राम में जो है अभी समबडी वाचिंग, तो इस जैसी अवधारणा की बात करते हैं जो आज वाकई में तकनीक और गजट से घिरी हुई इस दुनिया में अस्तित्व में है। जॉर्ज ऑरवेल की मूर्ति जो एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी, केवल आदम कद नहीं थी बल्कि 2 फीट से ज्यादा की नहीं रही होगी और सीने से ऊपर केवल गर्दन मान लीजिए इतनी थी उनकी मूर्ति, उसे तोड़ दिया गया। बहुत पहले उनके नाक को चोट पहुंचाया गया था, बाद में उस मूर्ति को पूरा तोड़ दिया गया और अब उनके खंडहर होते घर को कुछ दिनों में मिट्टी में मिलते देखा जा सकता है। उनके घर की जो है हालत बहुत खराब है। एक को तो जिम बना दिया गया है जहाँ पे उनके गुसल खाने वगैरह होते थे, किचन होते थे, उसको जिम बना दिया गया है। नीतीश कुमार अगर सही कदम उठाते तो बिहार के बौद्ध स्थलों की तरह इसे भी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक केंद्र बनाया जा सकता था, लेकिन बिहार की संस्कृति में अब साहित्य और साहित्यकारों की संभवतः वो प्रतिष्ठा नहीं रही जो सड़क और मकान बनाने वाले ठेकेदारों की है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जॉर्ज ऑरवेल को याद इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि आज उनकी पुण्यतिथि है।